समय करो आइए बैठिए। थैंक यू। डिफाइन कीजिए अपने आप को। साक्षात्कार गैप में जो गाइडलाइन दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग सर एयरफोर्स स्कूल से की है। उसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। ठीक है। उसके बाद सर मैंने ESPN में एज ए क्रिकेट एनालिस्ट जॉब की है। जॉब की हाँ है। गुड। तो कैसे बन गए क्रिकेट एनालिस्ट? सर बचपन से हॉबी थी, और सर जब फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन के तो ESPN ने सर एक टैलेंट वो हंट अपना निकाला था, तो सर उसमें 3 स्टेज का सर एग्जाम था, तो सर वो क्लियर किया था, तो फिर उसके बाद सर ज्वाइन किया था। ठीक है। तो ये कब मन में आया कि बनना चाहिए डिप्टी कलेक्टर? ये सर कोरोना के बाद सर, कोरोना के बाद जो है सर, पहले तो वर्क फ्रॉम ऑफिस था, उसके बाद सर कोरोना में जब वर्क फ्रॉम होम आया और फिर सर जब क्रिकेट भी होल्ड हो गया था, तो सर प्रोजेक्ट बेसिस पे हो गई थी जॉब कि जब प्रोजेक्ट आता था तो सर वो वर्क रहता था और नहीं हो रहता था, मतलब परमानेंट एज ए नेचर जॉब नहीं थी। तो सर उस समय जो है, और सर घर में भी सर काफी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो उसका भी सर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो उस काम आएगी? हाँ सर। क्या काम आएगी? हमको लगता है कि वेस्ट हो गया है तमाम रिसोर्सेज इस पर लगे। नहीं सर, क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर लॉजिकल रीजनिंग सीखी गई है, क्रिटिकल थिंकिंग सीखी गई है, प्लस उसके अलावा सर जो ग्राफ्स बार्स इन सब का सर जो इंटरप्रिटेशन सीखा गया है, वो सर आजकल के जो बढ़ते हुए ई गवर्नेंस और ये वाला मॉडल है, इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के थ्रू पॉलिसी मेकिंग जो है डायनेमिक हो गई है सर, उसमें इस्तेमाल। डिप्टी कलेक्टर के क्या कार्य होते हैं? सर ग्राफ वगैरह बनाना, ये सब उनके जॉब प्रोफाइल में है क्या? सर डिप्टी कलेक्टर सर बेसिकली तो सर ग्राफ बनाना नहीं होता है, लेकिन सर एज ए डिप्टी कलेक्टर हम जब रेवेन्यू का जो चार्ज में हेड करते हैं, तो सर उसमें सर जो नक्शे और वो होते हैं सर, वो एक तरह के सर ग्राफ्स और मैप्स का फॉर्म में रहते हैं। ये लोग बीटेक नहीं किए हैं, साइंस नहीं पढ़े हैं, वो भी समझ लेते हैं उसको बहुत। हाँ सर, वो समझ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सर एडवांटेज रहता है कि हम लोग सर उसको ज्यादा वो किए रहते हैं। बाकी सर ठीक है, कुछ एक अपनी वीकनेसेस बताइए अगर है तो। हाँ सर, कभी कभी सर जो है वो मैं सर कोई कार्य करता रहता हूँ तो उसमें ज्यादा फोकस्ड हो जाता हूँ, तो और सारे जो एक्सपेक्ट हैं लाइफ के, ये तो आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, हम वीकनेस पूछ रहे हैं आपसे। नहीं सर, वीकनेस हो जाती है कि कभी कभी सर और चीजें ध्यान नहीं दे पाता हूँ तो। ठीक सर। ESPN के फुल फॉर्म से ही शुरू करो। हाँ सर ESPN का फुल फॉर्म तो सर, ESPN में ही नौकरी करते हैं, ESPN का फुल फॉर्म नहीं मालूम? ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है यार, जिस कंपनी में काम करें उसका भी नाम न मालूम हमें। हाँ सर, क्योंकि सर जो ESPN के सर हमारी जॉब थी सर, वो रिमोट जॉब थी, मतलब हम डायरेक्टली ESPN को नहीं रिपोर्ट करते। नहीं कोई भी। अरे अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में उस कंपनी का नाम न मालूम हो, हैरानी की बात है कि नहीं है? हम यूपी में रहते हैं और उसका उत्तर प्रदेश ने पता हमें। चलिए, क्रिकेट में आप एनालिस्ट हैं, तो एनालिस्ट जो है बेसिकली उनका काम होता है कि बैटिंग टेक्निक्स पे काम करना, बॉलिंग टेक्निक्स पे काम करना, ठीक है ना? तो क्रिकेट जो एनालिस्ट होते हैं वो कोच के एक तरीके से साथी होते हैं जनरली। ESPN क्यों इस काम को करता है? सर पहला तो सर उसका जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है कि जो भी प्रोजेक्ट्स या वो मिलते हैं वो उनको सर उस पे पेमेंट मिलती है। दूसरा सर ESPN क्योंकि सर क्रिकेट डोमेन पे ही एक्सपर्टीज रखता है, तो वो उस वजह से सर उस कार्य को करता है। ESPN क्रिकेट डोमेन पर काम करता है ऐसा नहीं भाई, ESPN के डोमेन कई ज्यादा हैं। आपने कहा क्रिकेट एनालिस्ट। एनालिस्ट का मतलब होता है कि किसी विशेष प्रकार की अगर बॉलिंग हो रही है ना, कोई बाउंसर फेंक रहा है, कोई फुल लेंथ गेंद फेंक रहा है, उसमें क्या वीकनेस है बैट्समैन के लिए या बैट्समैन, ये काम तो वर्चुअली कोच के होते हैं जो कंप्यूटर देख के पिछली दफों की बॉल को चेक करके तब निकालते हैं ना। दीज आर द वर्क ऑफ एनालिस्ट। ESPN किसी देश के लिए तो काम करता नहीं, वो तो जनरल कैमरे के एंगल के लिए हो सकता है कि एनालिस्ट होते हो, कैमरा एंगल कहाँ लगेगा और किस काम के लिए होते होंगे वहाँ एनालिस्ट का जो सर बेसिक जॉब है सर, वो 3 लेवल पे है। एक तो सर पहले वीडियो एनालिसिस का जॉब है, फिर उस वीडियो से जो हमने डाटा रिट्राइव किया उस डाटा का सर एनालिसिस करेंगे, फिर उसको सर जो भी टीम या कोच की डिमांड है वो उसको उसके बेसिस पे उसका टेक्निकल एनालिसिस उन्हें प्रोवाइड करना।
अच्छा, कोच आपसे मांगेगा, हाँ सर, फिर आप ESPN उस फुटेज को देगा उनको। हाँ सर, नहीं फुटेज तो सर एक उसका पार्ट हो गया वीडियो का। जैसे कोच ने फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा कि 7 ओवर्स से 14 ओवर्स के बीच में ये बैट्समैन का स्ट्राइक रेट स्लो हो रहा है, तो इसके आप हमें फैक्टर्स बताइए कि क्यों हो रहा है, प्लस उसका वीडियो एनालिसिस हमें प्रेजेंट करिए, प्लस इस जो 7 से 14 ओवर्स के बीच का जो डोमेन है उसमें अगर कोई और बैट्समैन या कोई और टीम कुछ अलग इनोवेशन कर रही है तो उसको हमें सजेस्ट करिए। फिर वो सर डायरेक्ट प्लेयर से सर अपना बात करते हैं कि आप इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हैं। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये काम तो कोच का हुआ, कोच के साथ पूरा स्टाफ होता है, 25-30 आदमियों का स्टाफ होता है। ESPN इस काम को क्यों करेगा? ESPN फुटेज देने के अलावा कोई काम क्यों करेगा? Why should ESPN हेल्प साउथ अफ्रीका या जाम्बिया? कोई देश को वो क्यों हेल्प करेगा? ये तो कोच हमसे मांगेगा, हम उसको दे देंगे। तो आप एनालिस्ट का मतलब आपने कभी सीधे क्रिकेट फील्ड से कोई मतलब आपका नहीं रहा। नहीं सर, यू जस्ट वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर इन ESPN फॉर फोटोग्राफ्स एंड ऑल। तो जब आप मैकेनिकल में थे तो आपको तो कैमरा और बाकी सब चीजों पर भी बहुत काम कर सकते थे। हाँ सर। किस कैमरे का इस्तेमाल करते हैं वहां पर? सर वहाँ जो मैच में कैमरा होता है सर, वो जनरली उसका सर डिटेल तो नहीं पता सर। अच्छा, हम सर कैटापुल्ट जो है, जो सॉफ्टवेयर होता है उस पे फुटेज आप सॉफ्टवेयर पे काम, कोई बात। तो मैकेनिकल इंजीनियर होकर भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो हार्डवेयर पे काम क्यों नहीं किया, जबकि आप तो मैकेनिकल इंजीनियर थे? हाँ सर, तो क्योंकि सर जब 4th ईयर में जब स्टार्टिंग में सर ये आया और मैंने इसके लिए अप्लाई किया, एक तो क्रिकेट सर मेरी हॉबी भी रही है बचपन से, तो सर जब इसके लिए एप्लीकेशन सर एक्सेप्ट हो गया और उसके बाद सर जो मैकेनिकल की हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह थी, उनसे सर ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, तो सर इस वजह से मैंने अच्छा, दैट इज द केस, कोई बात नहीं। तो फिर आपने ये सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, तो फिर GS वगैरह की तैयारी करनी शुरू की होगी, क्योंकि यहाँ तो अलग चीजें आती हैं, राइट? तो जब आप GS वगैरह की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स वगैरह तैयार करते हैं। हाँ खूब सारा। हाँ इस समय के करंट अफेयर्स पर आपसे बात की जा सकती है क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है। हाँ सर। यूपी का बजट कितने करोड़ का है? सर यूपी का बजट इस बार का जो सर पेश हुआ है वो 9.12 लाख करोड़ का सर। पिछली दफे से कितनी ग्रोथ है? करेक्ट सर आइडिया नहीं मुझे, आप अगर कोई बात। एक बहुत मशहूर खबर चल रही है कि पिछली दफे का 8.55 लाख था, उसका फरवरी के 20 तारीख तक टोटल जितना था उसका 55% भी खर्च नहीं हुआ, 45% तो अभी पैसे ही बचा हुआ है। तो इस बजट का क्या लाभ होता है हम लोगों के लिए? अगर टोटल 100 करोड़ खर्च करना था, 8.33 लाख करोड़ खर्च करना था, उसका अभी 55% खर्च नहीं हुआ था 10 फरवरी तक। 31 मार्च पे खत्म हो जाएगा, वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो पैसा लैप्स हो तो इन बजट बनाने का क्या लाभ हुआ हमको? सर ये सर निश्चित ही है सर, वो अगर पैसा पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हुआ तो सर ये एक सोचनीय विषय है। लेकिन सर बजट का सर जो मेन रोल है वो पूरे साल के जो एक गाइडलाइन की तरह काम करता है कि सर सारी मिनिस्ट्रीज किस में खर्चा करेंगी, क्या करेंगी, और फिर उस हिसाब से सर वो एलोकेट किया जाएगा। हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं। हाँ सर। तो अच्छा, उसके पीछे ये भी बताया गया था इस खर्च न होने का एक विशेष कारण है, बता सकते हैं आप? सर इसके DPR कहते हैं उसे। ये आपके भी बहुत जगह काम आता है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बन पाती कभी भी। सुना नाम कभी आपने DPR का? नहीं सुना। कोई बात। अच्छा, भारत सरकार का बजट कितने का था? सर भारत सरकार का करेक्ट सर आइडिया नहीं है, मतलब एकदम पॉइंट फिगर्स में सर। पॉइंट फिगर नहीं, मोटा मोटा बताइए कुछ। सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर 50 लाख करोड़। चलिए बहुत नजदीक है, 53 पॉइंट कुछ लाख करोड़ का था। इसमें डिफेंस पर कितना खर्च होना चाहिए सर? कितना खर्च सर एलोकेट किया गया था कि एलोकेशन परसेंटेज वाइज बता दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट बता पाए। सर अराउंड 8 to 9% के आसपास। 8.29% के आसपास। अच्छा, डिफेंस बजट में एक बड़ी मजेदार चीज थी जो हर अखबार में निकली कि डिफेंस का 90% खर्च किस पर होता है और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, बताइए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। डिफेंस में ये लिखा गया था कि 90% खर्च तो तनख्वाहों पर हो जाता है, और उससे भी ज्यादा लिखा गया था कि पेंशन पर होने वाला खर्च तनख्वाहों से भी ज्यादा है। नहीं पढ़ा कभी आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें? तो करंट अफेयर्स को और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। आप पूछिए। मैं ठीक है। तो आप चूंकि ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट होने जा रहे हैं, क्या आप लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच का अंतर बता सकते हैं? लोकल गवर्नमेंट एकदम करेक्ट तो मैम मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट मैम या तो म्यूनिसिपैलिटी जो गवर्नमेंट है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं,
और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रूरल गवर्नमेंट है उसको। हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, इस अमेंडमेंट की क्या सिग्निफिकेंस थी? मैम ये जो है, जो भी हमारे यहाँ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत थी, उनको पहले तो मैम ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके पहले भी मैम 1960s से ग्राम सभा वो थी, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं अकॉर्ड था। दूसरा मैम ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथिंग करने क्या समझते हैं आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से? मैम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वो बॉटम से जो है स्टार्ट होने चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम फ्लो होने चाहिए। इसी से कुछ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन। क्या मतलब होता है डेलीगेशन का? मैम डेलीगेशन एक कोई भी लॉ या बिल बनाया जाता है उसमें सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डिटेल्ड आउट नहीं किए जा सकते हैं, तो कुछ पावर्स मैम लोकल लेवल पे डेलीगेट कर दी जाती हैं कि एज पर सिचुएशन इन पे डिसीजन जो भी अथॉरिटी है वो ले सकती है। लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, क्या ये काम भी वो डेलीगेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर? मैम प्राइमरली तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जिसमें कि नीड अराइज होती है तो किया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा यूज आपने हाल फिलहाल में किन सालों में देखा? मैम करेक्ट तो नहीं। ठीक है, कोविड ईयर्स में। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इमरजेंसी प्रोविजंस मैम आर्टिकल 352 से 360 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मैम बेसिकली 3 इमरजेंसीज मेंशन है। पहली नेशनल इमरजेंसी है, दूसरी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो 356 में है, और 360 में मैम फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फ्रेज यूज किया गया है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब ये है कि मैम जो भी संविधान के प्रोविजंस हैं उनके तहत अगर मैम कोई गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है तो आर्टिकल 365 और आर्टिकल मैम 355 इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली के तहत मैम सजेशन दिया जा सकता है बाय गवर्नर टू सेंटर टू इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या समझते हैं आप? मैम संविधानवाद जिसे कहते हैं। मैम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैम एक अगर ब्रॉडर टर्म में देखें तो ये एक फिलोसफिकल आइडिया है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका जो है वो पालन होना चाहिए। ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ता सर। कहाँ से कलेक्ट करते हैं न्यूज और कैसे बनाते हैं समझ अपनी? सर ज्यादातर सर मैं सर जो कोचिंग की सब मंथली मैगजीन्स होती हैं, मंथली मैगजीन्स होती हैं सर, उनका जो है वो रीडिंग करते हैं सर। ठीक है, मंथली मैगजीन से। हाँ सर। इंडिया टुडे जैसी कोई मैगजीन पढ़ते हैं? नहीं सर, इंडिया टुडे। ठीक है, अभी यूएन ने प्रस्ताव पारित किया है यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है कि तुरंत युद्ध विराम करे। हालांकि यूएन की प्रासंगिकता तो समझ नहीं आती है, कोई फर्क पड़ता नहीं इनकी बातचीत के, लेकिन 107 लोगों ने फेवर में वोट किया है 193 में से। इंडिया का क्या रुख है? इंडिया ने वोटिंग किया नहीं किया? इंडिया के साथ और कौन कौन से देश हैं? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, इंडिया ने एब्सटेन किया था सर इसमें वोटिंग से। कौन कौन लोग इंडिया के साथ हैं? सर ये तो नहीं याद कर पा रहा। रशिया ने क्या किया? सर इसका क्या? चाइना ने क्या किया? आज आपने न्यूज कोई कलेक्ट किया जिस पर बातचीत की जा सके? सर आज का तो नहीं, कोई ऐसा न्यूज अभी देख पाए। मुख्यमंत्री जी की तो सिंगापुर जापान की यात्रा का आइडिया होगा, क्या लेकर के मुख्यमंत्री जी? सर मेजरली सर ग्रीन हाइड्रोजन पे जो सर हमारा यूपी गवर्नमेंट का प्लान है उसके जो है वो बेसिस पे वो गए थे सर, जो जिसका कि सर टारगेट नहीं, ये तो मान लीजिए जापान से मिला है। हाँ सर। कि सिंगापुर से? नहीं सर, जापान से। जापान हाँ से। सर। सिंगापुर से? सिंगापुर का सर आइडिया। किन फील्ड्स में या किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं सर अभी इस पे? ठीक है, एनसीईआरटी को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई है, आइडिया? हाँ सर। क्या है बताइए? सर वो क्लास 8 की एनसीईआरटी में सर करप्शन इन जुडिशरी हेडिंग करके एक सर पैराग्राफ जोड़ा गया था, जिसको कि सर चीफ जस्टिस जी ने जो है वो एनसीईआरटी को कहा है कि इसको आप जो है वो रीलुक करिए, जिसको सर एनसीईआरटी ने नोटिस वो करके कि यो किया है कि हम इसके अपना जो नया एडिशन निकालेंगे उसमें इसको हटा लेंगे। नया एडिशन
नहीं छापेंगे या फिर जो अभी छप चुकी हैं किताबें सर इतना डिटेल में मार्केट में आ चुकी नहीं आ चुकी छप करके? सर इतना डिटेल में idea चीफ जस्टिस ने तो ये कहा है हाँ। चाहे डिजिटल हो या फिर ये बुक के फॉर्म में हो, छप चुकी हो, प्रकाशित हो चुकी हो, सबको मार्केट से हटा दिया जाना चाहिए। हम्म, कहीं सोशल मीडिया वगैरह पर है तब भी हटा दिया जाना चाहिए। कारण क्या है, क्यों चीफ जस्टिस ने ऐसा बोला है, क्या तर्क है? सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस सर टॉपिक को रखा क्यों गया और फिर चीफ जस्टिस के आदेश पर हटाना क्यों पड़ रहा है? दोनों बातें बता दीजिए। सर हटाने का जहां तक सर मैं समझ पा रहा हूँ तो सर उसमें जो पैराग्राफ मेंशन्ड है वो सर उसमें कोई डाटा या फैक्ट्स का मेंशन नहीं किया गया है। वो एक सर सब्जेक्टिव उसमें लाइंस लिखी गई हैं कि जुडिशरी में करप्शन है ये, तो उसका सर वे अहेड ये हो सकता है कि अगर उसको ऐसा कुछ पाया जाता है या डाला जाता है तो उसको करप्शन का जो टॉपिक है उसके सब हेडिंग के अंदर विथ अगर कोई डाटा या फैक्ट या कोई रिपोर्ट आई है तो सर डाला जा सकता है। आप वेग सर सब्जेक्टिविटी के तहत उसमें सर नहीं डाला जा सकता। एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? सर इसका आइडिया नहीं। ठीक है। अभी जेएनयू में देखा जा रहा है कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ की जो कुलपति हैं उनके किसी स्टेटमेंट पर है आइडिया आपको? क्या स्टेटमेंट दिया कुलपति ने नहीं सर, और क्या चल रहा है? नहीं सर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक तरफ है, दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के लोग हैं। सर अभी नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में धर्म युद्ध वाली स्थिति है। सर अभी किसी एक जगह पर नमाज चल रहा था, वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात है और गंगा जल छिड़क रहे हैं लोग। सर इसका आइडिया नहीं। ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर ठीक है सर, करंट अफेयर्स सर का आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है। और सर ने जो ESPN वाला बोला सर वो मेरे एक नहीं, करंट अफेयर और सर ने जो ESPN की हाँ। बात की है, दोनों तो बहुत जरूरी है आपको हाँ। जानना है। जहां आप रहें, जहां जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, है ना? एक्चुअली सर वो हमारा जो है सर crick.com से वो था और ESPN सर रिमोट वो था, तो सर कभी उसका वो रहा नहीं, जो भी हाँ, हो, लेकिन अगर वही आप है ये सर, बता रहे हैं कि ESPN में आप जॉब कर क्योंकि रहे सर हैं। पिछली बार जब मैंने आयोग में इंटरव्यू दिया था तो मैंने crick.com बताया था, तो फिर उन्होंने क्रिकेट पे पूछा लेकिन उस पे उसके डोमेन पे नहीं गए थे वो। देखिए, कौन कहाँ से पूछेगा ये हाँ, नहीं सर। कहा जा सकता है, वो तो क्यूरियोसिटी, कैसे लोग वहां बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट किस तरह की, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये आपका दायित्व है कि जहां आप हाँ सर, जॉब कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए। ठीक। आप बोल रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट का काम करते हैं, तो कम से कम क्रिकेट एनालिस्ट का काम आपको पता होना चाहिए ये। और दूसरी बात कि नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर अपनी समझ बनाइए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन तो आउट है, ये पूछे ही जा रहे हैं। 2-3 सवाल आपसे, 2-3 सवाल किसी और से, इसकी तो गारंटी है पूछा ही जाएगा। अब ये अलग बात है कि 19 मार्च के आगे पीछे क्या ज्यादा चर्चा में है, लेकिन कुछ चीजें तो अस्थायी रूप से, जैसे उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, अपने देश का बजट हो गया, या ये जो लंबी, जैसे एक मान लीजिए शराब घोटाले 1-1.5 साल पहले की घटना और अभी वही किया गया, इसके बारे में समझ, या फिर ये जो आपका US ईरान ये लंबे समय से चल रहा हो, चलता रहेगा भी। हाँ। तो इस तरह की चीजों पर अपनी समझ विकसित कीजिए, टू द पॉइंट बताने की आदत डालिए। सारे सवालों को आप टेकअप करें ये जरूरी नहीं है। जिनका उत्तर नहीं आता क्लियर कट उसमें क्षमा मांग लें, सॉरी बोल लें, जो भी शब्द अपने शब्दों में जो भी आप कहना चाहते हैं। कुछ सवालों का अच्छा उत्तर देकर के आप अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, उसका लाभ उठाइए। अभिवादन एक बार में पूरे बोर्ड को कीजिए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। जाते समय एक बार में बोर्ड को थैंक यू बोल करके जीत का भाव लेकर के जाइए। नर्वस नहीं होना है, हाँ कॉन्फिडेंस शुरू में लेकर के आइए और उतना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। उत्तर दें न दें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस पर, ठीक है? ये सब कर लीजिए। और ऐसे भी 100 नंबर का इंटरव्यू है, 1500 अंकों में आपने कमाल किया होगा, ये मान करके चलिए। 100 में जो आपकी पर्सनालिटी है, ऐसे 60 तो ऐसे दे देंगे,
तो पिछली बार 72 आप दिया अपने था। जॉब आपके बारे में ठीक से बता देंगे तो 60 आपको मिल जाएगा। अब 60 प्लस 65 70 के लिए थोड़ी आपको मशक्कत करनी, 5 10 15 नंबर के लिए तो करंट अफेयर वगैरह पर जुट करके हिलिए डुलिए नहीं, बैठ करके जैसे सिटिंग पोस्चर, हालांकि आपका ठीक था, तो बहुत ज्यादा न गर्दन हिलानी न सर हिलानी न बॉडी हिले आपकी। ठीक। इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। अभी तो 19 मार्च को इंटरव्यू है आपका, एक मार्क बीच में और दीजिएगा। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।